Assalamu alaikum. In previous part, we were discussing about the biological molecule. In this part, we will discuss about the cell. So, first of all, what is the cell? Cell is the basic structure and functional unit of life. ये तो हम सब ने पढ़ा है कि बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि ये हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है कि सेल क्या है और सेल, तो इसीलिए मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जो ये तकरीबन ये चैप्टर है ये हमारा बेसिक है और इसमें हम लोग तकरीबन रिकॉल करेंगे अपने एफएससी को, ठीक है। और ये जो सेल चैप्टर है ये आपकी फिजियोलॉजी में भी आप पढ़ेंगे, हिस्टोलॉजी मतलब एनाटॉमी में भी आप पढ़ेंगे और एज वेल एज आप पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो आप एक किसी भी मतलब अगर आप बायोकेमिस्ट्री के सेल को एक बेस्टली कर लेते हैं, उसके सारे एस्पेक्ट्स आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको बाकियों में सिर्फ रीड करने की ज़रूरत पड़ेगी, आपको इतनी अच्छी याद करने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं ज़्यादातर। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सेल को ब्रॉडली एक अच्छे सेंस में अभी मेरे पास ही समझ लें, तो आपको किसी और सब्जेक्ट में सेल डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन आ गई। उसके बाद जो हमारी थ्योरी थी सेल थ्योरी, वो किसने प्रपोज्ड की थी या किसने दी थी? तो दो साइंसदान थे, शेल्डन एंड शिवान। उन्होंने सेल थ्योरी दी थी और जो हमारा सेल डिस्कवर हुआ था वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ये जो हम लोगों ने ऊपर इस बारे में पढ़ा है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैन, ये उसका टेबल है कि वाटर 61.6% होता है और वाटर 17% होता है, लिपिड उससे कम 13.8 होता है, कार्बोहाइड्रेट 1.5% होता है और मिनरल्स जो हमारे सॉल्ट्स हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक वो 6.1% होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एफएससी में भी कि जो हमारे सेल हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। तो अब वो दो टाइप्स कौन से हैं? एक होता है यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब फर्स्ट, मतलब प्रो, इससे प्रोकैरियोटिक से ही समझ आ जाता है। प्रो मतलब फर्स्ट, फॉल्स, तो मतलब जो प्रो है वो पहला है, मतलब सबसे पहले जो अराइज हुआ था सेल, जो इवॉल्व हुआ था वो प्रोकैरियोटिक सेल था। दूसरा है यूकैरियोटिक, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रू सेल और ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल। कैरियन का मतलब असल में होता है न्यूक्लियस, प्रो कैरियोटिक मतलब फॉल्स न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स एंड यूकैरियोटिक मीन्स ट्रू न्यूक्लियस कंटेनिंग सेल्स। अब ये ट्रू और फॉल्स न्यूक्लियस क्या है, चले हम लोग पढ़ते हैं। तो अब द सेल जो है वो दो में डिवाइड हुआ हुआ है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स वो हैं जिनके पास लैक अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस क्या है, इनमें क्या नहीं होगा, इनके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना वो नहीं होगी। प्रोकैरियोट्स के पास ना जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवलप जिसे कहते हैं, वो इनके पास नहीं होगा। उसके बाद हमारे न्यूक्लियस के अंदर भी दो, एक होता है एक हमारे पास होता है वो हेरिडिटरी जो मटेरियल होता है इन दी डीएनए फॉर्म, क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है, और दूसरे हमारे पास वहाँ पर होते हैं न्यूक्लियोलस। तो प्रोकैरियोट में जो है हमारे जेनेटिक मटेरियल तो होगा डाइवर्स्ड फॉर्म में, लेकिन उनके पास ना ही जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और ना ही इसके पास न्यूक्लियोलस होगा। न्यूक्लियोलस क्या है? आरएनए फैक्ट्री उसे कहते हैं, वो आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करता है। आरएनए भी एक, वो न्यूक्लियोलस भी एक ऑर्गेनेल ही काउंट होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं यूकैरियोट्स। अब यूकैरियोट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन यही है कि ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रखते हैं, ट्रू न्यूक्लियस रखते हैं और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मोर कॉम्प्लेक्स हैं टाइप ऑफ सेल्स हैं ये प्रोकैरियोट्स से ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं इसमें क्या होगा, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियोलस भी होंगे। प्रोकैरियोट्स में हमारे पास सिर्फ न्यूक्लियस ही नहीं बल्कि सारे जो मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं ना, लाइक हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास मेम्ब्रेन है, गोल्जी बॉडीज़ के पास मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम्स के पास मेम्ब्रेन है। तो वो सारे ऑर्गेनेल किसके पास नहीं होंगे? प्रोकैरियोट्स के पास नहीं होंगे। और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स के पास होंगे ही नहीं। दूसरी क्लास है यूकैरियोट्स, इसके पास हर चीज़ होगी और इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं मोर कॉम्प्लेक्स है प्रोकैरियोट से। इसका सेल लार्ज भी है प्रोकैरियोट से। अब आगे आता है यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो हम लोग मोर कंसर्न है ह्यूमन सेल से जो कि यूकैरियोटिक सेल है। तो उसमें हम लोग कहते हैं
कि जो ह्यूमन बॉडी है वो अबाउट 10 पावर 14 सेल से बनी हुई है। 10 पावर 14 मतलब 10 के आगे 14 ज़ीरो ऐड कर दिए जाए, लगा दिए जाएं, तो उसको हम लोग कहते हैं इतने ज़्यादा सेल हैं, जिसको हम लोग 100 ट्रिलियन सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं 250 टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल हमारे अंदर होते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो सेल हैं वो तो तकरीबन 100 ट्रिलियन या 10 पावर 14 सेल्स हैं, लेकिन जो हमारे अंदर उनकी टाइप्स हैं, लाइक न्यूरॉन्स सेल हैं, हमारे मस्कुलर सेल्स हैं, हमारे इपिथेलियल सेल्स हैं, तो वो कितने टाइप्स के हैं? 250 टाइप्स हैं स्पेशलाइज्ड सेल की हमारे अंदर। तो उसके एग्जांपल है एरिथ्रोसाइट, नर्व सेल, मसल सेल, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, जो कि हमारा वो इंसुलिन रिलीज करता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि एन यूकैरियोटिक सेल इज़ जनरली 10 to 100 माइक्रोमीटर, मतलब ये इसका डायमीटर बताया हुआ है। उसके बाद हमारे पास जो है ना कुछ जो प्लांट सेल हैं वो एनिमल सेल से कैसे डिफर होते हैं। अब दो किस्म के सेल होते हैं ना, एक प्लांट सेल, पहले प्रोकैरियोट जो बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया कंटेन करते हैं। उसके बाद यूकैरियोटिक जो है वो दो किंगडम्स में होते हैं ना, एक प्लांटी में और एक एनिमेलिया में। प्लांटी और एनिमेलिया के जो यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंट है? वो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट का, जो कि फोटोसिंथेसिस करवाता है, और दूसरा एक रिजिड सेल वॉल का, जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट है और एनिमल सेल डिवाइड करते हैं इससे। लैक ऑफ सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो अपनी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए इससे हम लोग ये भी कंक्लूजन कर सकते हैं कि एनिमल सेल्स इसीलिए दूसरों पर डिपेंडेंट हैं, प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं, अदर एनिमल्स पर डिपेंडेंट हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो जब अपना खाना खुद ही बनाते हैं तो वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें डिफ्रेंशिएट किया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल में। पहला डिफरेंस आता है साइज़ की बेस पर। जो हमारा प्रोकैरियोटिक है वो बहुत ही छोटा है और जो हमारा यूकैरियोट है वो बहुत बड़ा सेल है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? सेल इज इन्वल्व्ड बाय रिजिड सेल वॉल। अब मतलब इसका कहने का मतलब है आउटर कवरिंग। Here is not cell membrane but this mean outer covering। सेल के बाहर सबसे बाहर वाली चीज़ कौन सी प्रेजेंट होगी? इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होगी। वाइल जो हमारे यूकैरियोटिक सेल में तो सेल वॉल है ही नहीं, तो इनके बाहर फ्लेक्सिबल इन्वेलप होगा जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो इसके बाद हम लोग कहते हैं सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स। इसमें सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्योंकि मेम्ब्रेन्स रखते हैं तो सारे एब्सेंट होंगे, और इसमें जो हैं वो डिस्टिंक्ट ऑर्गेनेल्स आर फाउंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, यू कैन ऐड। और उसके बाद हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मीनिंग ये है फॉल्स न्यूक्लियस, और इनके न्यूक्लियस की बेस पे किया गया है। नॉट वेल डिफाइंड डीएनए इज फाउंड एज न्यूक्लियोलाइड, हिस्टोन, और इसमें हिस्टोन्स एब्सेंट है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। इसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन, डीएनए एसोसिएट विथ हिस्टोन, जो कि फिर क्रोमोसोम आगे बनाते हैं। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म। इसमें जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास एब्सेंट है, तो जो एंजाइम है एनर्जी के वो किस में प्रेजेंट होंगे? मेम्ब्रेन से बाउंड हुए होंगे या साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़े हुए होंगे, लेकिन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एक और भी हम लोग कहते हैं इनमें एक जो है ना वो कुछ जो है ना इनकम्प्लीट इन्वेलप्स बने हुए होते हैं, उसके ज़रिए भी ये लोग वहाँ पर इनकी जो अगर क्लोरोफिल है इनके पास तो वो वहाँ पर प्रेजेंट होगा। अगर उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम है वो वहाँ पर मेम्ब्रेन के पास बाउंड किए हुए होंगे। तो उसके बाद हम लोग कहते हैं जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है उसके पास जो एनर्जी है उसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके पास वेल डिफाइंड जो ऑर्गेनेल है। उसके बाद हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। ये जो इसमें माइटोसिस या म्योसिस नहीं हो सकती, ये यूजुअली बाय फिशन या नो माइटोसिस, या फिशन को हम लोग अमाइटोसिस भी कह देते हैं। मतलब अमाइटोसिस होती है, फिशन होती है जिसमें मल्टीपल फिशन या बाइनरी फिशन के ज़रिए ये डिवाइड होते हैं, और जो कि मोस्ट जो है ना वो
फास्ट रिप्रोडक्शन का किस्म है। और इसके बाद हम लोग कहते हैं इसमें माइटोसिस होती है, यूकैरियोटिक में तो मियोसिस भी हो सकती है। उसके बाद हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इसके अंदर ऑर्गेनेल्स और साइटोस्केलेटन एब्सेंट होगा, लेकिन इसका जो साइटोप्लाज्म है वो कंटेन ऑर्गेनेल्स एंड साइटोस्केलेटन एज वेल। साइटोस्केलेटन क्या है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट्स। जो साइटोस्केलेटन, स्केलेटन से ही मुराद है, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म और स्केलेटन मतलब उसका स्केलेटन फ्रेमवर्क करेगा। फ्रेमवर्क ऑफ द सेल इज फॉर्म्ड बाय मेनली साइटोस्केलेटन। तो इसीलिए जो उसका स्केलेटन बनाएगा सेल का, उसको हम लोग साइटोस्केलेटन कह देते हैं। उसमें 3 टाइप के जो होते हैं फाइबर्स होते हैं। एक वो एक्टिन मायोसिन हम लोगों ने पढ़े थे जो कि माइक्रो फिलामेंट्स, दूसरे आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट जो कि और थर्ड टाइप आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये जो है हमारे सेल को मेनली वो स्ट्रॉन्ग बना रहे होते हैं, उसका फ्रेमवर्क बना रहे होते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि हम द सेल कंसिडर वेल डिफाइंड, ये तो उसी की चीज़ें बताई हुई हैं यूकैरियोटिक सेल की। उसके बाद अब हम लोग आते हैं फर्स्ट हमारा जो पार्ट है सेल का वो है न्यूक्लियस, जो मेन ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। अब ये लार्जेस्ट सेल्यूलर ऑर्गेनेल है। और अच्छा, ऑर्गेनेल क्या है? मतलब ऑर्गन तो हम लोगों ने पढ़ा था। ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के हिस्सों को कहते हैं, अज़ू जो हमारे हैं उनको हम लोग ऑर्गन कहते हैं। ऑर्गनेल का मतलब है, ऑर्गन मतलब हमारे अज़ू, और लेकिन नेल का मतलब लिटिल, मतलब लिटिल ऑर्गन्स। लिटिल ऑर्गन्स का से मुराद जो हमारे सेल के अंदर लिटिल ऑर्गन्स या लिटिल थिंग्स प्रेजेंट है उनको उन्होंने ऑर्गनेल का नाम दिया है। तो जो न्यूक्लियस है उनमें से लार्जेस्ट न्यूक्लियर सेल्यूलर ऑर्गेनेल है जो कि डबल मेम्ब्रेन से बाउंड करता है, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस है विद मेम्ब्रेन्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये पॉइंट आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। ये देखें, एक तो मेम्ब्रेन है जो होल न्यूक्लियस को कवर कर रही है, जैसे इनर मेम्ब्रेन ऑफ हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है वो देखिए, आउटर मेम्ब्रेन जो है यही इसके साथ कंटिन्यू हो रही है। किसके साथ कंटिन्यू हो रही है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। समझ आ रही है? जो आउटर मेम्ब्रेन है वो वेल डिफाइंड इसके ऊपर ऐसे कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि वो कंटिन्यू करती है किसके साथ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि ना इस जो हमारी न्यूक्लियस, अब देखिए अगर वो पूरी कंटिन्यूस हो, पूरी बंद हो, तो हमारी तो कोई चीज़ जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है या फिर हमारी जो राइबोसोम्स ने आउट ऑफ दी न्यूक्लियस आना होता है तो वो आ ही ना सके। तो लेकिन उसमें हम लोगों ने, अल्लाह ताला ने एक न्यूक्लियर पोर्स रखे हुए हैं जो कि 90 nm के बराबर है, और तकरीबन 30 to 35,000 न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में, जिसके ज़रिए जो है ना वो हमारे सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम न्यूक्लियस टू दी साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म टू दी न्यूक्लियस। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि जो हमारी ये न्यूक्लियर पोर बना हुआ है, उसके लिए मैं एक एडिशनल पॉइंट बता देता हूँ कि ये जो है पोरिन प्रोटीन से बना हुआ है। कौन सी प्रोटीन से? पोरिन प्रोटीन से। 8 पोरिन प्रोटीन मिलके एक न्यूक्लियोपोर को बनाते हैं। लाइक ऐसे ये होगी, ये एक पोरिन, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे जो 8 मिलके एक न्यूक्लियोपोर बनाते हैं जिसके ज़रिए इन और आउट सब्सटेंस जा सकें। उसके बाद हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस जो है ऊपर आ जाती हैं, ये हमारी क्लिनिकल्स, ये हम लोग एंड में पढ़ेंगे चैप्टर के। उसके बाद आते हैं हमारे जो न्यूक्लियस कंटेन, अब ये अंदर क्या क्या चीज़ें रखता है मैं जैसे पहले भी बता चुका हूँ, और ये हम लोग FSA में भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस कंटेन DNA जो कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। यूकैरियोटिक DNA इज़ एसोसिएटेड विद प्रोटीन, हम लोगों ने पढ़ा है पीछे डिफ्रेंशिएशन में ये भी, कि इसके पास एक ख़ास प्रोटीन होती है जिसको हम लोग कहते हैं हिस्टोन, और ये 1:1 में प्रेजेंट होती है। लाइक एक DNA का मॉलिक्यूल है तो एक हमारे पास हिस्टोन मॉलिक्यूल हो गया, और ये मिलके क्या बनाते हैं? हमारे न्यूक्लियोसोम। अब न्यूक्लियोसोम क्या है? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ वो क्रोमोसोम। जब हमारे हिस्टोन प्रोटीन जो है उसके अराउंड DNA सराउंड करता है, लाइक ये अगर हिस्टोन प्रोटीन है, इसके सराउंड हमारा जो है वो DNA सराउंड कर रहा है, तो ये मिलकर एक यूनिट बनाएगा जिसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोसोम, जो कि मोनोमर है एक किस्म का, किसका? क्रोमोसोम का। ये फिर मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं।
उसके बाद हम लोग कहते हैं द सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम, क्योंकि इसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चर मतलब इससे मिलके बना हुआ है, रिपीटिंग यूनिट है न्यूक्लियोसोम, तो ये मिलियंस ऑफ न्यूक्लियोसोम से बना हुआ होगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं द नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हर स्पशी में, स्पशी टू स्पशी डिफरेंट है। अब ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, 23 पेयर्स हैं, और उसके बाद जैसे पेंसिलिन में कहते हैं टू क्रोमोसोम है और 1 पेयर है। लाइक ऐसे हर जो ऑर्गेनिज्म में एक अलग जो है वो क्रोमोसोम का नंबर प्रेजेंट होगा। लाइक चिंपैंजी में 48 है, और उसके बाद कॉर्न में 26 है। लाइक हर ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। उसके बाद हम लोग कहते हैं ना न्यूक्लियस ऑफ यूकैरियोटिक सेल कंटेन डेंस बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलस। मैंने आपको न्यूक्लियोलस का बच्चे बताया है कि वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, यूकैरियोट के न्यूक्लियस के अंदर होता है, और जिसमें से हमारे आरएनए बनते हैं, और वैसे भी वो खुद भी रिच आरएनए का है। आरएनए जो हमारा न्यूक्लियोलस है वो इट इज़ रिच इन आरएनए, और कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। न्यूक्लियोलस को हम लोग एक और वो फैक्ट्री भी कहते हैं, राइबोसोमल फैक्ट्री। ये राइबोसोम्स को भी बनाता है, तो इसीलिए इसके अंदर कौन सा ज़्यादा आरएनए प्रेजेंट होगा? राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होगा। उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, जो राइबोसोमल आरएनए हैं या जो राइबोसोम हैं वो इंटर्स मतलब जब इसको न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाना होता है तो किसके ज़रिए जाते हैं? न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए जाते हैं। और जो हमारा न्यूक्लियस के अंदर डेंस मटेरियल प्रेजेंट होता है, जो डेंस साइटोप्लाज्म का हिस्सा प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। होल जो साइटोसोल है सेल का, या होल जो वाटरी मटेरियल है सेल का, जेली लाइक मटेरियल, उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म आगे 2 डिवीजन्स में डिवाइड हुआ होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन तक जो हिस्सा कवर करता है हमारा, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेली लाइक मटीरियल, वो न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो कि रिच इन एंजाइम है, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, या आप उसके फंक्शन आगे जाके पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर बताया हुआ है एक डिजीज़ के बारे में, वो कौन सी है? हुस्चिसन गिलफोर्ड प्रोजेरिया। इसमें सिंड्रोम, इसमें क्या होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में HGPS कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बर्थ, जैसे ही हम लोग पैदा होते हैं ना, उसी एज से हमारी ना एजिंग मतलब एज्ड बंदा नज़र आता है। लाइक पैदा होते ही हमारा जो बेबी होगा वो बिल्कुल एज लाइक रिंकल उसकी बॉडी पे होंगे, और लाइक मतलब वो बिल्कुल जैसे एज्ड आदमी होता है ना, जैसे उसके फीचर्स होते हैं, सेम वो फीचर्स देगा। तो इसको हम लोग HGPS सिंड्रोम HGPS कहते हैं। उसके बाद ये एजिंग मतलब बुढ़ापा बिगनिंग एट द बर्थ पर ही। उसके बाद 5 मिलियन बर्थ में से एक बच्चा ऐसा पैदा हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ये किस डिसऑर्डर की वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप की वजह से, कि हमारा न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो प्रॉपर नहीं बना। उसके बाद होता क्या है कि इसमें एक्यूमुलेशन होती है एबनॉर्मल प्रोटीन की, कॉल्ड लेमिना ए। एक लेमिना ए प्रोटीन है जो कि एबनॉर्मल प्रोटीन है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है हमारे सेल के अंदर, और हमारा न्यूक्लियर जो इन्वेलप है इसीलिए फिर बन नहीं पाता सही से। तो इसीलिए हम लोग तो हमारे अंदर जो है वो जेनेटिक डिजीज़ काज होती है, जिसे हम लोग कहते हैं HGPS। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया, वो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।